आज तुम्ही जो है आइडियोलॉजी का अंतर हो सकता है, हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इन्होंने मुझे कहा था, मैंने आज वोटिंग मैंने किया है, अब आप उससे खुल के मत पूछिए कुछ, कि मेरी पार्टी भी है, मेरी पार्टी भी मुझे कुछ कहती है। मैं वोटिंग करने आया था, मैंने वोटिंग आज किया। लेकिन लोग जो जिस तरह से देखते हैं आपकी तू में चलती रही थी, लोग क्या इससे मैसेज दें? आपकी दोस्ती चलती रहेगी, लेकिन नीचे वाले जो कार्यकर्ता है उनके दिल पे आती है। नहीं, दिल पे नहीं, उन कार्यकर्ताओं को मालूम है कि हम लोग कोई बिकने वाले लोग नहीं, हम अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। मतलब आइडियोलॉजी किसी की पर्सनल दुश्मनी किसी से थोड़ी होती है। एक ही घर में दो भाई हैं, एक की आइडियोलॉजी कुछ है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ है। हमारी आइडियोलॉजी इस देश में है कि हम इस देश में सांप्रदायिकता को खत्म करें, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह से रहें, मस्जिद में अजान हो, मंदिर में पूजा हो और सब के सब एक ही गीत गाएं कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग आपको फोन करके बोल देते हैं कि वोटिंग के लिए आओ और आप चले। अरे कोई मतलब है वोटिंग तो करने? दोनों लोग जो खड़े थे ना, वो दोनों बीजेपी के लोग, हमारे पार्टी कोई खड़े नहीं था। हमारी पार्टी का एक दो लोग खड़े थे मेंबर्स के लिए। सर, आज कैबिनेट की बैठक थी। राज ठाकरे लाउड स्पीकर इसका विरोध किया था, अब वही राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है और कांग्रेस भी इनके साथ। नहीं, ये तो बिल्कुल जो है कांग्रेस का दोगलापन है, 100%। जब हमारा कोई इशू आता है तो ये लोग कुछ बोलते नहीं। जो है पूरे भारतवर्ष में लाउड स्पीकर कहीं नहीं उतारा गया है, सिर्फ मुंबई में उतारा गया है। आप गुजरात जाइए, गुजरात में मोदी जी की सरकार है, गुजरात में लाउड स्पीकर चल रहा है, लेकिन मुंबई में लाउड स्पीकर पूरा उतार दिया गया। अब जो उस पर जो डिसिबल जो अलाउ किया गया है ना, उससे कुछ आवाज़ बाहर जाती नहीं। आप जाइए किसी कंट्री में, आप रशिया में चले जाइए, लाउड स्पीकर अजान हो रही है, सड़कों पर जहाँ मस्जिद भर जाती है, बाहर नमाज पढ़ते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, एक ऐसा है कि मुसलमान सड़क पर अगर नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो कोई पढ़ता नहीं बाहर। जब मस्जिद भर जाती है, आखिर में कोई थोड़ा लोग आते हैं जिनको जगह नहीं मिलती, वो 5-10 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन लोगों का दिल इतना छोटा हो गया मुसलमानों के बारे में कि वो लोग जो इस तरह की बात करते हैं। अब ये जो माइक चलता है, इससे कह रहे हैं कि इससे पॉल्यूशन होता है। आप अगर आइए जहां मैं मुंबई में रहता हूं, मानकुश शिवाजी नगर, पूरे मुंबई का कचरा वहां डाला जाता है। एक SMS कंपनी है जिसकी वजह से वहां के लोगों को टीबी, कैंसर मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और यहां तक कि NGOs की रिपोर्ट है कि लोगों की एज का एवरेज 39 ईयर्स हो रहा है। मैं पिछले 15 सालों से कह रहा हूं कि यहां पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, परंतु मस्जिद के लाउड स्पीकर से पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप सोचिए जरा, कितने ये लोग नाजुक हैं। मैं उस पर एक शेर पढ़ता हूं कि फर्श मखमल पे मेरे पांव छीले जाते हैं और खाऊं मक्खन तो मेरे दांत हिले जाते हैं। इतने नाजुक हो गए हैं लोग। ये कोई मतलब है? इस देश में भाईचारगी को बढ़ाना चाहिए। सऊदी अरब जाइए, दुबई जाइए, ये इस कंट्रीज में पोल्यूशन नहीं है क्या? यहाँ अजान हो रही है, यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं लोग, वहाँ मंदिर भी बनी हुई है, दुबई में मस्जिद भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और राजनीति करो। मैं इसके खिलाफ हूँ। सर, लेकिन आज आपने नरेश मस्की जी के साथ रूम में चर्चा की, क्या बात हो गई? चर्चा क्या करेंगे? चर्चा हाल चाल कैसी, भाई साहब खाना खाए कि नहीं खाए, चलो चाय पी लो मेरे साथ में, आप आए यहाँ पर, बस। और क्या, रूम में बैठ के तो कहीं हो सकती है, उसमें क्या? नया होने वाला है BMC में इलेक्शन के लगते हुए। भाई साहब, नया कुछ नहीं होगा। मैं समाजवादी पार्टी अकेले बेस पर BMC का इलेक्शन लड़ेगी। सर, कैबिनेट बैठक हुई आज। आप अकेले में लड़ोगे BMC, कांग्रेस के साथ नहीं? अकेले लड़ूंगा नहीं। मेरी उनसे ये चर्चा नहीं हुई। भाई साहब, आप क्यों अपनी बात को मेरे मुंह में डालना चाहते हैं? मेरी चर्चा सिर्फ एक इंसानियत के नाते दोस्ती अभी कि वो महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र के, हम सब भाई भाई हैं, ये और हम लड़ेंगे इलेक्शन अकेले और 150 सीटें लड़ेंगे। सर, कैबिनेट बैठक हुई आज, उसमें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एब्सेंट थे। भरत गोगावले आज जहाँ पे आप अभी दिल्ली में हैं वहीं पे वो प्रेजेंट थे, वो कैबिनेट बैठक में नहीं थे। ये बताया जा रहा है कि अनबन की सिचुएशन यूपी में दिखाई दे रही है। भरत गोगावले और एकनाथ शिंदे कहीं पे कहीं नाराज है पालक मंत्री को लेकर, और इसलिए जो है वो एब्सेंट है। देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग सब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को सोचना चाहिए, हालांकि मैं इनके साथ नहीं हूं, कि एकनाथ शिंदे साहब ने इनकी सरकार बचाई थी, इनकी सरकार लाई थी और एक चलती हुई सरकार को गिराई थी। तो उस वक्त तो शिंदे साहब बहुत अच्छे थे। कहते हैं कि अपनी गरज थी तो बाहों से लिपटना कबूल था। और आज जो है, अगर उनको ऐसा लगता है कि अनबन है, तो मैं समझता हूं कि अब इनकी आपसी कुछ बात हो कि मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वही शिंदे साहब हैं जिन्होंने वो सरकार गिरा करके ये सरकार बनाई थी।
सर बोलिए ना, बोलना क्यों नहीं? बोला ना, इतना बोल दिया ना, इससे क्या बोलूं? मंत्रालय में सर स्मार्टफोन अगर आपके पास नहीं हो तो आपकी एंट्री नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। मंत्रालय में जो अब एंट्री होगी वो डीजी ऐप के द्वारा ही होगी। आप इस निर्देश को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई ऐसे गरीब लोग, कई फार्मर्स जो मंत्रालय में अपने सवाल लेकर आते हैं। नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, ऐसा है ना कि मंत्रालय में देखो, वोट्स मैक्सिमम वोट देने वाले लोग गरीब ही होते हैं, जिनके पास बड़े अच्छे अच्छे टेलीफोन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो तो शायद इलेक्शन के दिन कहीं पिकनिक मनाने चले जाते हैं, और वोटिंग करने वाले गरीब होते हैं। लेकिन अभी क्या दिक्कत है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि अगर कोई किसान, कोई मजदूर, कोई सड़क पर रहने वाला आदमी आता है मंत्रालय में, तो उसको आसानी से उसको एंट्री मिलना चाहिए, और उसके इतने नहीं मिलना चाहिए, और एक कोई जगह वहाँ बनाना चाहिए। कम से कम जो बाहर से लोग आते हैं उनको कुछ चाय पानी का बंदोबस्त भी करना चाहिए, उनके बैठने की जगह भी होना चाहिए। इतना खर्चा होता है, थोड़ा सा जो लोग सरकार बनाते हैं ना, उनके साथ हमदर्दी करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए मंत्रालय में, ये हमारी मांग है। सर लेकिन बिजनेसमैन हो, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए एंट्री हो जाती है। जो गरीब लोग गांव देहात से आते हैं उनको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो मदद के लिए उनको मंत्रालय के द्वार पे खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन को क्विकली एंट्री मिलती है। बिजनेसमैन से पैसा मिलता है ना, फंड मिलता है। और आज तो अदानी साहब तो पूरे देश में छा गए एकदम। दो ही नाम आता है, अदानी, अडवाणी, और दिल्ली में और देश में दो नाम आता है, एक अमित शाह जी का और एक नरेंद्र मोदी जी का। दो लोग इधर, दो लोग इधर, इन्हीं का राज चल रहा है। मगर ये जो है ना, गरीबों के साथ जो ये बाहर खड़े रहते हैं, ये चीज़ है, ये बिल्कुल शोभा देता नहीं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि किसानों, मजदूरों का सम्मान कीजिए। किसान ही वो है जो देश को चलाता है। किसान अगर दुखी रहेगा तो देश दुखी रहेगा। आज भी किसानों की आत्महत्या हो रही है, बार बार कहा जा रहा है किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगी, किसानों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन हर सरकार कहती है, लेकिन हर सरकार में किसानों की आत्महत्या बढ़ती ही जा रही है। तो मेरा कहना है कि इस तरह की चीजें ना हो कि कोई गरीब बाहर खड़ा रहे। तर वोटर लिस्टवरून बराचसा वाद चालू आहे। मुंबईमध्ये काही नेत्यांचं असं म्हणणं आहे, विशेष करून भाजपच्या, की बांगलादेशी वोट बँक वाढवण्याचा प्रयत्न जाणून बुजून केला जातोय, टार्गेट केले जाते काही क्षेत्रामध्ये। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। बांग्लादेशी अगर हैं तो उनको आधार कार्ड, उनको पासपोर्ट, उनको लाइसेंस, उनको कौन बना के देता है? कोई व्यक्ति बना के देता है क्या? सरकारी कर्मचारी बना के देते हैं। आप जिन्होंने बनाया पहले उनको आप सजा दो उनको कि कैसे आपने बांग्लादेशियों को यहाँ पासपोर्ट दे दिया। ये सब की सब चीजें सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिकता बढ़ाने की और कोई वजह नहीं है। पकड़िए आप। अब आपने देखा पूना के अंदर एक फैमिली के साथ बजरंग दल के लोगों को पुलिस लेकर के गई, 50-60 लोग घर में घुस गए उसके। ये बांग्लादेशी है, और वो आदमी पूना में ही मिलिट्री में रिटायर हुआ है, यहाँ का रहने वाला है। इस तरह का अन्याय रोज हो रहा है। ये बांग्लादेशी के नाम पर, कहीं किसी और चीज के नाम पर इस तरह की चीजें हो रही हैं ना, ये गलत है। बांग्लादेशियों से नफरत इतनी है तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को क्यों रखा अपने देश में? भगाइए उसको ना, आप यहाँ रखिए अपने उसकी एक्स प्राइम मिनिस्टर को। पिछले 9 महीने से सर जो सारे एमएलएज हैं उनको कोई भी निधि मिली नहीं है मंत्रालय के दौरान। जो है लाडली बहन योजना बोलो, वो कहे दूसरी योजनाओं बोलो, ये पता चल रहा है कि ठंडन गोपाल तिजोरी मंत्रालय। अरे यही बात कर रहा था मैं भाई इनसे, जो है मैं जो बात करने आया था ना, इनसे यही बात कर रहा था कि मुझे फंड तो दिलाओ, मेरी क्या गलती है? मैं भी चुना हुआ एमएलए हूं, और हर चुने हुए एमएलए को बराबर फंड मिलना चाहिए। मेरे बाजू वाले को 17.5 करोड़ रुपया, मुझे 5 करोड़ भी नहीं। मेरा एरिया इतना खराब है, इतना ज्यादा वहां पे वो है, स्लम पूरा है। मतलब ऐसी सड़कें हैं कि अगर मैं दिखाऊंगा ना तो मुख्यमंत्री, मुझे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में जहां मैं मिनिस्टर हूं वहां पर यह हालत है। मैंने कहा सर ये असलियत देख लो आप, अबू भाई पूरा रोड बन जाएगा, आज तक नहीं बना। यही मैं न्यूज कह रहा हूं भाई, इंसाफ कीजिए सबके साथ में ना। तो आप किससे मिलने आए थे और किससे ये बात करने आए थे? अभी मिला था ना मैं। लेकिन वो ना मिनिस्टर है, हाँ? सेंट्रल मिनिस्टर है, उनसे मिलके क्या? अरे वो एकनाथ शिंदे जी के राइट हैंड हैं, उनके बहुत दोस्त हैं। मैं सिफारिश करवा रहा हूं कि भाई हमें भी फंड दिला दीजिए। सर एक लास्ट सवाल, हम ये देखते हैं कि जो संजय गायकवाड़ है, इनकी बार बार जो टंग है वो फिसलते हुए दिखाई देती है। इस बार उन्होंने ये कहा है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे
इनके जो बाप है वो भी मेरी कॉपी नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका नहीं, ये बदतमीजियां नहीं करना चाहिए। देखिए, इलेक्शन लड़ो अपनी बात, लेकिन किसी के बारे में इस तरह गलत बात मत करो। अभी आपका आखिरी सवाल होगा, मेरा एक सवाल पूछ लीजिए आप। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है कि आज देश में इंसाफ खत्म हो चुका है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से कहना चाहता हूं कि सर, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। एक फिल्म बनी है अभी उदयपुर फाइल, कश्मीर फाइल, गुजरात पे फिल्म, एक फिल्म बना दीजिए। आप इखलाक को जो मारा गया ना, एक फिल्म बना दीजिए। एक फिल्म और बनवा दीजिए आप कि किस तरह से एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर मुसलमानों को निकाल के गोली मारा और पैर पे रख कर कहा इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। इस पे एक फिल्म बना दीजिए। और एक फिल्म और बना दीजिए जो 19 साल तक जेल में रहने के बाद, जिस पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है, अब वो अक्यूज छूट कर आ चुके हैं। एक बार उनको अपने दरबार में बुला लीजिए और उनसे सच्चाई जान लीजिए कि इनके साथ किस तरह से एजेंसीज ने जुल्म ज्यादती की थी। अगर आप ही के महाराष्ट्र के रहने वाले बहुत सारे उसमें लोग हैं। ये इन चीज़ों पर इंसाफ होना चाहिए। राजनीति में किसी के साथ सिर्फ वोट लेने के लिए एक समाज को इतना ज्यादा उसके साथ जुल्म ज्यादा करना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सर, हिंदी में भाजपचे आमदार आहेत रमेश कराड यांनी असं लातूर ग्रामीणच्या बाबत एक विधान केलेलं आहे। लातूर ग्रामीणला त्यांनी पाकिस्तानची उपमा दिलेली आहे। मतलब ये तो बेशर्मी की बात है ना। अगर कहीं मुसलमान रहता तो वो पाकिस्तान हो गया, क्या मतलब है? देखिए, अगर ऐसा था ना तो 1947 में मुसलमान अपने सरो सामान को लेकर पाकिस्तान जा रहा था मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज पर। लेकिन उस वक्त यहाँ के नेता जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे, वो लोग नहीं जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वो नहीं, जो आजादी की लड़ाई लड़े थे, उन्होंने कहा था मत जाओ, यहाँ पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो उन मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। आज भी सरहद पर जरूरत पड़ती है। जितने मुसलमान मिलिट्री में हैं, फोर्स में हैं, वो जितना परसेंट है उससे ज्यादा वो लड़ाई में शामिल रहते हैं। ये झूठ बात है। मुसलमानों ने कभी देश के खिलाफ कुछ नहीं किया। ये जबरदस्ती एक बनाया हुआ ड्रामा है। सर, हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल के लिए ये है, फतेहपुर मकबरा विवाद में इमरान मसूद का बयान है, बवाल करने वाले अगर मुस्लिम होते तो उन्हें गोली मारी दी जाती। 101% सही है, ये बिल्कुल सच है। ये आपने देखा, एक बार आज एजिटेशन हुआ था यहाँ पर NRC के ऊपर, 20-25 लोग यूपी में मार दिए गए थे। आज कोई सड़क उतरने को तैयार नहीं है। आज 5-5, 6-6 साल से जेलों में पड़े, मुकदमे नहीं चल रहा है। 19 साल तक जेल में पड़े हैं और उनको फांसी की सजा हो रही है। उसके बाद बेगुनाह 19 साल बाद छूट रहे हैं। अगर हाँ वो मुसलमान होते, 100% मुसलमान होते, तो पुलिस मार के हड्डियां तोड़ देती।